हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना शर्मा और आज हम पढ़ेंगे अपना ये चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका एनसीईआरटी की क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। जो आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी पीजीटी कॉमर्स का कोई भी एग्ज़ाम आप कर रहे हैं, यूजीसी कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है। ठीक है, तो उसका हम फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये है इंट्रोडक्शन। बिजनेस हमारा क्या टॉपिक्स है? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स में हम तीनों पॉइंट्स में डिफरेंस देखेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है कि भाई देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होते हैं हमारे अराउंड में जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। फिजिकल टर्म्स में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, और हम चूज़ कर सकते हैं बेस्ट जो हमें रिक्वायर्ड है उस अकॉर्डिंग। ठीक है। हाउ वी वंडर डू यू दीज प्रोडक्ट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल इन द मार्केट। अभी कैसे अवेलेबल होती है मार्केट में? देखिए, ये प्रोडक्शन भी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, एक्सचेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब चीज़ों के ज़रिए हमारे पास मार्केट में सब कुछ अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज हो गया सो दैट द नीड वांट्स ऑफ द कस्टमर आर सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई हो पाती हैं वांट्स डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्सचेंज से, प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन कंसर्न विद द प्रोडक्शन। बिजनेस इज़ द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आपको पता होगा कि हमारे दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ जो होती हैं आपकी दो टाइप की होती हैं, एक इकोनॉमिक होती हैं, एक नॉन इकोनॉमिक होती हैं। इकोनॉमिक होती है, नॉन इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक कौन सी होती है? मनी टर्म्स, जहाँ पे हमें कुछ मनी में कुछ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है उससे काम को करने से। नॉन इकोनॉमिक होती है जिनसे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, कुछ देर बैठ के आते हैं, लेकिन कुछ पैसा मिल रहा है क्या? किसी पैसे की वजह से कर रहे हैं? नहीं, बस अपने मन की शांति के लिए। तो वो नॉन इकोनॉमिक है। सोशल वेलफेयर करना नॉन इकोनॉमिक है, बुजुर्गों की हेल्प करना नॉन इकोनॉमिक है। बाकी जो भी बिजनेस के काम है, सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। ठीक है। ऑल्दो आवर लाइव्स, बिजनेस स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन। बिजनेस कब स्टार्ट होगा? जब प्रोडक्शन होगा। एंड किससे होगा? विद कंजप्शन। एनसीईआरटी से सेम टू सेम लाइंस आती हैं क्वेश्चंस में, चाहे DSSS हो, पीजीटी हो, यूपी का या किसी भी स्टेट का हो, सेम टू सेम लाइन आती है। बिजनेस आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रोडक्शन से। और एंड कहाँ हो रहा है? कंजप्शंस पे। भाई देखिए, बिजनेस आप कुछ करना चाह रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट तो देंगे पब्लिक को, कुछ आइटम तो देंगे ना, और फिर कंजप्शन, जब वो खरीद लेगा तो आपका एक साइकिल पूरा हो जाएगा कि हाँ अब हम इस साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। मेकिंग द फिनिश गुड्स रीच द कस्टमर इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप। कुछ इन्वॉल्व होते हैं भाई, पहले प्रोड्यूस करेंगे, देखिए प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सचेंज होगा। इस तरीके से कुछ स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, इंडस्ट्री एंड द रिमेनिंग एक्टिविटीज़ बिलोंग टू कॉमर्स। The work of production of goods is covered under industry and the remaining activity। देखिए यहाँ से क्या लिखा है? प्रोडक्शन, वर्क ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्री के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये लिखा हुआ है, इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये रहा प्रोडक्शन का काम। रिमेनिंग एक्टिविटीज़, और जो आपकी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ है वो किससे बिलोंग करती हैं? कॉमर्स से बिलोंग करती हैं। वी कॉल दैम बिजनेस विच इज़ वाइडर टर्म एंड इंक्लूड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। जो हमारा बिजनेस है वो एक वाइडर टर्म है जिसमें कि हमारी इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स सब आता है। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे अब क्यों बताइए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी क्या है? ये टेबल से भी समझ गए। प्रोडक्शन करना, एक्सचेंज करना, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है आपका, और कंजप्शन पे आपका बिजनेस ख़त्म होता है। ठीक है। अब देखिए, रोल ऑफ बिजनेस इन दी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या रोल है बिजनेस का? भाई इकोनॉमी हमारी कैसे डेवलप करेगी? जब हम कोई सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, नौकरी देंगे लोगों को, तो इन सब से इकोनॉमी डेवलप होगी। जैसे कि हमारा एक, देखिए इसमें क्या है? बिजनेस विच इंक्लूड ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ
रोल सिंस टाइम्स ऑफ मेमोरी, पुराने ज़माने से चलते आ रहे ट्रेड वगैरह. यू हैव स्टडीड अ रियल क्लास दैट आवर कंट्री इंडिया हैज़ गोल्डन पास इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रॉस्पेरिटी एंड गेन. द आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैज़ शोन द ट्रेडिंग एक्टिविटी. आर्कोलॉजिकल सर्वे से भी पता चलता है कि ट्रेडिंग होती है, क्योंकि बाहर के कॉइन्स मिलते हैं हमारे यहाँ, बाहर इंडियन कॉइन्स, सील, ये सब तरीके की चीज़ें मिलती हैं. तो कैसे मिलती है? क्योंकि ट्रेड पॉसिबल हो रहा था एक एंशिएंट टाइम्स में भी. सिल्क रूट, आपको अगर पता हो सिल्क रूट क्या है, चाइना से सिल्क जाता था यूरोप तक. तो ये जो जिस रास्ते से वो जाता था सिल्क, चाइना से यूरोप तक, जहाँ तक भी जाता था, उस रूट को कहते थे सिल्क रूट, जो कि आपका वाटर और लैंड दोनों को यूज़ करते हुए था. द गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली, मतलब इंटरनली अपने देश में भी बेचे जा रहे हैं, टू दी फॉरेन लैंड, दूसरे देशों में भी बेचे जा रहे हैं, विच जनरेटेड सरप्लस इनकम. अभी उससे इनकम तो होगी, इसीलिए तो बेच रहे हैं, इसीलिए तो बेच रहे हैं. एज आर रिजल्ट पीपल वर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, गाँव घर में जानवर रखना, वीविंग कॉटन, डाई, फैब्रिक, पॉट, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट करना, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री, गाँव में छोटे छोटे उसमें कर लेना, कोई इंडस्ट्री बना लेना, उससे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. फैमिली बेस्ड वर्कशॉप होना, जिन्हें कारखाना कहते हैं, वर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ. पुराने टाइम की बात करें, इन सब चीज़ों से हमारा ट्रेड में ये पार्ट्स थे छोटे छोटे, इनको करते थे. कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई डोमेस्टिकेशन कर रहा है. डोमेस्टिकेशन में क्या होता है, दूध बेचना हो गया, जानवर बेचना हो गया, जैसे बैल खेत की जुताई के लिए काम आते थे. ये सब भी हमारे छोटे छोटे बिजनेस थे जो पहले टाइम में होते रहते थे. एन एग्जाम्पल ऑफ इट यूज़ इन ओल्ड डेज. क्या एग्जाम्पल, पीछे क्या होता था पहले कि इन ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे हमारी बैंकिंग एक्टिविटी भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन पहले क्या होता था, एग्जाम्पल ऑफ इट यूज़ ऑफ ओल्ड एज, हुंडी एंड चिट्ठी. हुंडी एंड चिट्ठी, जैसे आजकल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो पुराने ज़माने में हुंडी होता था. दीज वर यूज एज डॉक्यूमेंट टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के लिए वारंट ऑफ पेमेंट, मनी कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशन. जैसे आजकल हम बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं जल्दी पैसे के लिए, ऐसे ही पहले भी हुंडी होता था जिसपे सब लिखा रहता था कि भाई इतने पैसे देने हैं, और नीचे दोनों के सिग्नेचर होते थे. उसको भी लोग, जो सेलर था, उसे पैसे लेने होते थे बायर से, तो वो अगर टाइम लेट हो रहा है तो वो किसी और से उसे डिस्काउंट करके, नेगोशिएट करके, वैलिड नेगोशिएशन करके कुछ पैसे ले लेता था. थर्ड पर्सन को अपना बिल पकड़ा देता था, जैसे हुंडी कहते हैं. अब हुंडी जो वाला, जिसके पास हुंडी है इस टाइम, वो अब टाइम आने पर बायर से पैसे ले लेगा. तो ये पहले ये भी चलता था, सेम था, बस नाम चेंज हुए हैं. वाई देयर वाज अ नीड टू क्रिएट एन इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी. बताइए, इंटेंजिबल, जैसे आजकल बैंक में हम मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, वैसा इंटेंजिबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईदर बाय लैंड और सी इंक्लूड अ रिस्क ऑफ थेफ्ट. रिस्क है भाई, थेफ्ट और रॉबरी. हम दूर जा रहे हैं, कुछ खरीद लिया या कुछ मंगा रहे हैं, और पैसा तो सामान तो 4-4 दिन में लोड होकर आ रहा है, लेकिन फिर वापस पैसा भी तो इसी तरीके से जाएगा. सामान मंगाने में ही कितना रिस्क होता है, तो पैसे में तो और भी ज़्यादा होगा. तो इसलिए उसके लिए इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी, जिससे कि हम डायरेक्ट पैसे भेज सकें, इंटेंजिबल हो. जैसे कि ज़मीन भी बेच सकते थे पहले, कि जहाँ से सामान मंगाया है वहाँ की अगर कोई ज़मीन आपके पास है तो उसे दे दो, या फिर आजकल की तरह बैंक की तरह ट्रांसफ़र हो गया, इस ट्रांसफ़र हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है. सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन पार्टीज, प्रमोशन ऑफ ट्रेड एक्टिविटी, द इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एंड एडवांसेस भी उस टाइम पे मिलते थे, जैसे आजकल हमें मिलते हैं, पहले भी ये सब होता था. ठीक है. अब ये कुछ आगे भी पढ़ेंगे. कुछ टाइप ऑफ हुंडीज़ पहले होता था, वैसे तो नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम में आएगा. आपकी सहूलियत, आप पढ़ना चाहे तो धनी जोग, सहजोग, फरमान जोग, और ये हो गया आपका देखनहर, धनी जोग, फरमान जोग, जोखमी. ये दर्शनी, ये टाइप हैं. धनी जोग क्या है, पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर द रिसीव्ड पेमेंट, ओवर हु रिसीव पेमेंट. मतलब टाइप ऑफ हुंडी था, जैसे टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज था, किसको दिया जाएगा, देखिए जैसे ये देखनहर है, पेबल टू द प्रेजेंटर और द बियरर.
जिसके पास बिल होगा वो बायर से मांग लेगा, भाई तुमने 3 महीने पहले सामान खरीदा था, तुम्हारा ये देखो ये रहा बिल, पैसे देने हैं। वो ये नहीं देखेगा कि बिल जिसके पास है वो वही है जिसने बनाया है। जिसके पास बिल होगा बायर उसको पैसे दे देगा, क्योंकि ऐसा उसमें पहले से लिखा हुआ था कि ये देखन हर हुंडी वो लोग बना रहे हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में पुराने टाइम में, एंशियन टाइम्स में इम्पोर्ट का था और एक्सपोर्ट भी गुड्स होते थे, इम्पोर्ट भी होते थे। तो ये कहाँ से कौन कौन से कहाँ से क्या होता था? पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मिथाली, मधुरम। एक्सपोर्ट आइटम्स वर, एक्सपोर्ट क्या होता था? वीट होता था। एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेच रहे थे, हमारे यहाँ था, काफ़ी था तो हमने बाहर बेच दिया। तो क्या था? वीट था, शुगर था, इंडिगो, इंडिगो नील, ओपियम, वो सूंघने का होता है ना, वो क्या कहते हैं, नशा जो करते लोग, वो उसके लिए। शीशम ऑयल हो गया। ठीक है। कॉटन, पैरट, लाइव एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट। मेजर इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट क्या क्या करते थे भाई? इम्पोर्ट क्या क्या करते थे? हमारे यहाँ जो नहीं था तो बाहर से मंगाएंगे भाई कोई चीज़। हॉर्स, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज़ सिल्क। ये तो भाई चाइनीज़ सिल्क तो इतना फेमस था कि यूरोप तक जाता था, अमेरिका, यूरोप, और ये मिडिल ईस्ट जो है, अरे वो क्या कहते हैं जो मुस्लिम थे, अरेबिक, ये सब पहनते थे, टर्की वाले पहनते थे, सब पहनते थे चाइनीज़ सिल्क जो होता था। लाइन, लेनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा, ये सब हम बाहर से भी इंपोर्ट करते थे, क्योंकि भी कोई सामान कोई इंसान खरीदेगा तो गोल्ड और सिल्वर उसमें पेमेंट में भी तो देगा। ठीक है। देयर वर ऑल काइंड ऑफ टाउन, पोर्ट टाउन, जैसे आजकल भी टाउन है भाई, पोर्ट, पानी हमारे यहाँ नीचे साउथ में है तो वहाँ पे शिप आएंगे, तो ऐसे पोर्ट्स भी बनाए गए थे। पोर्ट टाउन, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी सामान की, ऐसे टाउन्स भी कर डिवाइड कर दिया था, मतलब कैटेगरी वाइज। मर्चेंटाइल्स, क्रेड सेंटर्स, सेक्रेट सेंटर्स, पूजा पाठ वाले, पिलग्रिमेज लोग आएंगे। देयर एग्जिस्टेंस इन द इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज एंड प्रोफेशनल बिजनेस एक्टिविटी लीड टू द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एड ऑफ ट्रेड। अब बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी तो प्रमोट होंगी। जैसे कि आपका बिजनेस अगर हम करेंगे, बिजनेस अगर हम करेंगे भाई, बिज़नेस हम करेंगे तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बैंकिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा काम करने जा रहे, बड़ा काम करने का मन है, रिस्क लेने का मन है, लेकिन इतना बजट नहीं है तो किसी और को अपना आइडिया दो तो उससे फाइनेंस मांगेंगे। कम्युनिकेशन, बातचीत की भी ज़रूरत पड़ेगी। विच ग्रू द प्रोस्पैरिटी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, उसने बहुत बढ़िया कर दिया इन सब चीज़ों ने। विद द एक्टिविटी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडर विद अदर मर्चेंट कम्युनिटीज़, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि, स्वर्णद्वीप, जैसे सोने की चिड़िया, ये सब आपको पता ही होगा कि इंडिया को ये सब कहा जाता था, क्योंकि बहुत वेल्दी प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब इन सब ने किस किस ने इंडिया को क्या क्या नाम दिया? मैग्नेथीज़ ने, फ़ाहीन ने, हुयून सांग, अल-बरूनी 11th सेंचुरी, इब्न बतूता, फ्रेंच फ्रांसिस्को एंड अदर, दे रिपीटेडली रेफर द प्रॉस्पेरिटी। सब ने रिपीटेड लिखा है कि भैया बहुत प्रॉस्पेरिटी है कंट्री में। ठीक है। मेजर सेंटर्स कौन कौन से थे हमारे यहाँ इंडिया में? पाटलिपुत्र जो आज का बिहार है, पेशावर ये आपका नॉर्थ वेस्ट में हो गया, तक्षशिला ये भी, इंद्रप्रस्थ हमारा दिल्ली, मथुरा, वाराणसी ये सब आप जानते ही हैं, मैथिली, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरई, ब्रीच, कावेरी पट्टा और ताम्रलिप्ति। ठीक है। विद द इमरजेंसी, अब फिर क्या हुआ कि ट्रेड, हमारी कंट्री चल रही थी ठीक ठाक, ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश आ गए तो उसमें उन्होंने क्या करा? ब्रिटिश किस लिए आए थे? रॉ मटेरियल खरीदने आए थे, स्पाइस खरीदने आए थे, एक्सपोर्ट के लिए आए थे कि वहाँ से भैया हम सामान लेके आएंगे, अपने रॉ प्रॉफिट कमाते थे बहुत बहुत। कहते हैं कि मसाले लेके जाते थे, बहुत महंगा महंगा बेचते थे इंडिया से लेके जाके अपने देश में। ठीक है। इंडिया embarked on plan development with the objective of achieving self-reliance socialist था, pattern of society. This measure taken toward the same characterized by centralized economic
planning and emphasis on public investment, basic key industries. Due to importance was given to the establishment of modern industry, modern technology and social institute, space and nuclear program. सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ बाद में, बट लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ये सब दिक्कतें। वीक फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई ह्यूज एक्सपेंडिचर और डिफेंस को चाहिए होता है, हाई फिस्कल डेफिसिट। हमेशा आप देखिए इंडिया का बजट कैसा रहता है, डेफिसिट रहता है, ठीक है। हाँ, ये इंट्रोडक्शन में था, अभी तक सारा इंट्रोडक्शन में था कि बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी क्या होंगी, अंग्रेज आए यहाँ, हमारे यहाँ क्या बिकता था, क्या एक्सपोर्ट होता था, क्या इम्पोर्ट होता था, ये पुराने ज़माने से थोड़ा सा रिलेटेड सारी चीज़ें थी जो आप। और हाँ, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, इसको सबको देखना ज़रूरी है, ये वाला। हाँ, जो लैक ऑफ इन सब की वजह से क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ था, खैर सबको पता होगा, पर फिर भी मैं एक बारी यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स में क्या दिया हुआ मैं बता देती हूँ। 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, एलपीजी की पॉलिसी आई। क्या हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। फिर वर्ल्ड बैंक के पास, सॉरी आईएमएफ के पास इंडिया ने थोड़ा सा कहा कि कुछ हेल्प करिए, उन्होंने कुछ फाइनेंशियल हेल्प करी, लेकिन आईएमएफ के पास जाने का मतलब होता है कि वो हेल्प तो हेल्प करेगा लेकिन बदले में वो एडवाइजेस भी करेगा कि आपको अपनी कंट्री को इस तरीके से चलाना है। तो उस समय क्या था, हमारे यहाँ एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये सब नहीं था, हम अपने एक दायरे में रह रहे थे, इंडिया एक दायरे में था। लेकिन उन्होंने कहा कि एलपीजी के पॉलिसीज़ अब भाई अब आप अपनाइए, ग्लोबलाइजेशन के पूरी कंट्री एक मार्केट है, ऐसा ग्लोबलाइजेशन में ये सब होता है। तो ये हुआ था 1991 में, एलपीजी की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब रूल्स कम, भाई कोई कहाँ सेल करना चाहता है, कोई कहाँ परचेज़ करना चाहता है, कस्टमर को भी फ्री कर दीजिए और सेलर को भी फ्री कर दीजिए। प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ गवर्नमेंट के हैंड में ना हो, प्राइवेट सेक्टर्स में बेचिए कोई सामान, उन्हें करने दीजिए, प्रॉफिट कमाने दीजिए। और ग्लोबलाइजेशन, पूरी वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट मानिए, ठीक है। ये था। और अब हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है भाई, बिजनेस का मतलब है बिजी रहना। बिजनेस, अगर मैं किसी शॉप से मैं एक पेन खरीद के लाई तो क्या वो बिजनेस है, नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही खरीद लाई अपने किसी काम के लिए। लेकिन जब मैं रेगुलर बिजनेस कहीं से पेन खरीद रही हूँ और बेच रही हूँ, रेगुलर उस काम को कर रही हूँ, उसी काम में मैं बिजी हूँ, उसी काम से मेरा घर चल रहा है, तो वो मेरा क्या है, बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है हमारी दो होती है, टू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई है। जहाँ से पैसा कमाएगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ से पैसा नहीं है सिर्फ सोशल वेलफेयर है, सिर्फ मन के इमोशंस हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा, ठीक है। ये आप और अपने तरीके से बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक के बारे में बताएं। अब ये एक्टिविटी है एक बार्टर सिस्टम, अगर आप लोगों को पता हो, वैसे तो पता ही होगा आई होप, कि बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम, गुड के बदले गुड। मेरे पास दाल है, आपके पास चावल है, आप पूरा साल दाल नहीं खाना चाहते, गेहूँ चावल समझ लीजिए, कि मैं पूरा साल गेहूँ नहीं खाना चाहती और आप पूरा साल चावल नहीं खाना चाहते, तो हम थोड़ा थोड़ा कि आप थोड़े चावल मुझे दे दीजिए और थोड़े गेहूँ उसके बदले में ले लीजिए, उसे कहते थे बार्टर एक्सचेंज। ऐसे एनिमल्स का एक्सचेंज, खाने पीने, कपड़े, सब तरीके का एक्सचेंज ऐसा ही होता था।